everybody. Okay. So the session is now live on YouTube and आप सभी का आज के फ्री मास्टर क्लास में स्वागत है जिसका नाम है नाड़ी नक्षत्र प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम नाड़ी नक्षत्र के ऊपर सेशन लेके आए हैं, तो ऑब्वियसली आप सभी के लिए बहुत ही सारे सरप्राइजेस हैं जो सेशन के एंड तक आते आते आपको पता चल जाएंगे। सो स्टे टिल द एंड एंड अपर्णा मैम इज हेयर विद अस, सो लेट अस वेलकम अपर्णा मैम फॉर द क्लास। एंड एवरीबडी फटाफट से कैमरास पे आ जाइए ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन हम लोग रख सकें। मैम यस, प्लीज कंटिन्यू। Yes. So, किसी को आइडिया है नाड़ी नक्षत्र के बारे में? सुना है आप लोगों ने क्या होता है एक्चुअली? बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन इसे मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगी आप लोगों के पास। बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है ये। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सबका कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, है ना। इट्स अ टेक्निक, इट्स अ मेथड टू प्रेडिक्ट द दशा, राइट। सो दशा जैसे होती है, जैसे सभी को पता है कुंडली में क्या चीजें होती हैं जो हमें लाइफ में इम्पैक्ट देती है। कितने भी प्रोमिसेस हो कुंडली में, रिजल्ट कब मिलते हैं? दशा में, राइट। और कुंडली में जैसा कि आप सबको इतना तो पता हो कि हॉरोस्कोप कैसा होता है, इतनी, है ना। हॉरोस्कोप के बारे में तो सभी को नॉलेज होगा कि इसमें 12 हाउसेस होती है, 12 राशियां होती है, 9 प्लैनेट्स होते हैं जो हमें लाइफ में रिजल्ट देते हैं। तो जैसे नाड़ी नक्षत्र को समझने के लिए कैसे समझेंगे, इसका मतलब मैं ये बताऊं। किसी की नाड़ी पकड़ना, नाड़ी मतलब आप एक्चुअल नब्स को पकड़ते हैं किसी की, है ना। एक्चुअल बोलते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया, दुखती रग पे हाथ रख दिया। दुखती रग मतलब, रग मीन्स नाड़ी, जो एक्चुअल पिन पॉइंट जब करते हैं, चीजों को पकड़ते, दैट इज एक्चुअली नाड़ी को पकड़। तो उसी तरह से दशाओं की नाड़ी को हम पकड़ते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कोई प्लेनेट कहीं बैठे रहते हैं, कहीं का रिजल्ट देते हैं। तो आप एक्चुअली कैसे पकड़ेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या रिजल्ट देने वाले हैं आपकी लाइफ। तो ये चीजें समझना थोड़ा सा वैदिक के एंगल से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके इजी फॉर्मूलाज में लेकर आऊंगी थ्रू नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। और नाड़ी मीन्स, जैसे कि अब आप सोचेंगे कि आप कहेंगे आप दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, आप दिल्ली में बैठे हैं, आप दिल्ली का रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली तो इतना बड़ा है ना, तो दिल्ली में कहाँ, दिल्ली में एक प्रॉपर लोकेशन बताएंगे, सपोज चांदनी चौक में, फिर उसमें कोई बिल्डिंग बताएंगे, सोसाइटी। तो आप फिर एग्जैक्टली कोई आपके पास पहुंचना चाहते हैं तो एग्जैक्टली कैसे पहुंचेगा? वो एग्जैक्ट एड्रेस लेते लेते, पहले वो, अगर वो साउथ में रहता है, पहले वो दिल्ली पहुंचेगा, फिर दिल्ली में बोलेगा मुझे चांदनी चौक पहुंचा दो ऑटो वाले को, फिर चांदनी चौक में पूछेगा किसी से एड्रेस की, बिल्डिंग कहाँ है, फिर वो फ्लैट कहाँ है। तो दिस वे हम इंटीरियर में जाते जाते हैं एंड वी रीच टू द प्रॉपर लोकेशन। यही है नाड़ी की, हम ग्रहों की एग्जैक्ट नाड़ी को पकड़ते हैं, एग्जैक्टली वो कहाँ का क्या रिजल्ट देने वाले हैं और कैसे देने वाले हैं, उन चीजों को समझते हैं। ये टेक्निक होती है। इसमें हर इवेंट के लिए लाइफ में एक फॉर्मूला होगा, है ना। जैसे लाइफ में कई सारी इवेंट्स होती है, किसी के एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ते होंगे कुंडली में, डिवोर्स का भी प्रॉमिस होता है, मैरिज का भी प्रॉमिस, है ना। करियर किसी का अच्छा रहता है, लेकिन करियर में फ्लक्चुएशंस भी रहती हैं, किसी का करियर स्टेबल भी रहता है। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें लाइफ में आती हैं जिनको हम कब होगी, कब शादी होगा तो कब डिवोर्स होगा, ये चीजें देखनी अ, हम इस कोर्स में सीखें, ठीक है। तो स्लाइड शेयर करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्वेश्चन लास्ट में लूंगी। जो भी डाउट होगा पेन पेपर पे लिख के रखें, है ना। अपनी अपनी कुंडली जिनके पास होगी खोल के रखें, एक पेन पेपर ले, इसमें थोड़ी सी राइटिंग की नीड होगी आप लोगों को, थोड़ा सा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुंडली में जो चीजें मिलती हैं हमें, लाइफ में जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो 3 स्टेप से हम देखते हैं। पहला कि आपके चार्ट में वो प्रॉमिस तो होना चाहिए। लाइक शादी है तो शादी का प्रॉमिस है भी कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ टाइम मैरिज नहीं होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ टाइम में पैसे का सुख नहीं होता, है ना।
तो कुंडली में धन योग का प्रॉमिस ही नहीं होता है। और इस तरह से कुछ प्रोमिस चार्ट में होते ही नहीं है। तो कितनी भी फेवरेबल दशा आ जाए, कितनी भी फेवरेबल ट्रांजिट आ जाए, वो चीज उन्हें लाइफ में नहीं मिलती है। एक दिन के लिए फेवरेबल ट्रांजिट आ गया तो शादी का भाव मन में आ जाएगा, कोई लड़की मिल भी जाएगी, आप 2-4 घंटे उसके साथ रह भी जाओगे, लेकिन फिर वो चलेगी नहीं चीज, क्योंकि प्रॉमिस ही नहीं है आपकी लाइफ में वैवाहिक सुख का। तो पहले चार्ट में हमेशा प्रॉमिस देखते हैं, फिर देखते हैं इवेंट कब होगा। अब शादी होनी तो जिंदगी पर शादी थोड़ी करते रहेंगे, एग्जैक्टली शादी किस डेट पे, किस समय में होगा, किस दशा में होगा, वो देखते हैं। फिर इस दशा में फेवर करना चाहिए ट्रांजिट, ग्रहों का ट्रांजिट। ट्रांजिट क्या होता है? जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, तो ग्रह अपने अपने एक किसी पोजीशन पे रहते हैं, ग्रह घूम रहे हैं, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर नॉट स्टैटिक, वो मूवमेंट में हमेशा गोल 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 घूम रहे हैं हमारे पृथ्वी के चारों तरफ। लेकिन जब हम पैदा होते हैं, उस समय आकाश के किस भाग में, मीन्स किस राशि में होते हैं, किस नक्षत्र में होते हैं, उसकी पिक्चर क्लिक की जाती है, और वही पिक्चर होता है हमारा हॉरोस्कोप। बट विथ टाइम वो घूमते रहते हैं ना। तो जब आज हम जब जो भी हमारी एज है, 40 साल, 35 साल, 45 साल, वट एवर एज, अब वो इतने सालों में घूम के और किसी पोजीशन में आ गए हैं, तो आज की डेट में उनकी पोजीशंस बदल गई है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट। तो ये पोजीशन बदल गई, तो इसको रिलेट करते हैं हमारी बर्थ टाइम की कुंडली से, वो दोनों को रिलेट करते हैं, तो रिजल्ट किक होता है। ठीक है, ट्रिगर होता है उन हाउसेस का रिजल्ट। तो पहले प्रॉमिस देखते हैं, प्रॉमिस होगा तो दशा में रिजल्ट मिलेगा, और दशा में रिजल्ट तब मिलेगा जब ट्रांजिट फेवर करे। तो देर आर 3 स्टेप्स ऑफ प्रेडिक्टिंग एनी इवेंट, कोई भी चीज हमारी लाइफ में कब होगी, प्रॉमिस, दशा एंड ट्रांजिट। ठीक, ये चीज आई होप क्लियर है। अब ये कैसे देखें? जैसे ये कुंडली है, दिस इज द हॉरोस्कोप, ओके। इनमें जो बॉक्सेस बने हुए, जो मैंने डबल हाईलाइट किया है, दीज आर एक्चुअली द हाउसेस। ये फिक्स्ड होते हैं हर किसी के चार्ट में। ये जो जहाँ पे मैं ये लिखा हुआ एरो, ये हाउस लिखा है, दिस इज 12th हाउस, मीन दिस इज 12th हाउस। दिस इज जहाँ पे राशि नंबर लिखा, सॉरी, ये डायमंड लिखा हुआ है, ये हाउस, तो ये हाउस फिक्स है, ये 10th हाउस है तो 10th हाउस है। तो इस तरह से फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 12 हाउसेज है जिन्हें हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। ये फिक्स है हर किसी के चार्ट। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं वो चेंज होते हैं हर किसी की कुंडली में। ऐसी कुंडली सबके पास होगी ना अपनी। तो जैसे ये फर्स्ट हाउस हुआ आपका, सपोज दिस इज फर्स्ट हाउस, ये वाला जहाँ पे एल ए लिखा रहता है, दैट इज लक। ये हुआ, जब ये हाउस होता है तो ये यहाँ पे आपका 2 नंबर लिखा। बट किसी और के चार्ट में देखोगे, किसके में 5 होगा, किसके में 6 होगा, 1 to 12 कोई भी नंबर हो सकते हैं। इस ये राशियों के नंबर, हाउस के नंबर नहीं होते। फर्स्ट हाउस में 2 नंबर की राशि, ऐसा हम इसे पढ़ेंगे। तो ये जो राशि है, ये राशि कहलाती लग्न राशि। तो ये सबकी अलग होती है। हम पूछेंगे कौन से लग्न का चार्ट है, तो आप बोलेंगे वृषभ लग्न का चार्ट है। यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा, आप बोलेंगे सिंह लग्न का चार्ट है। तो 12 राशियों के 12 नंबर्स होते हैं, उनके अलग अलग 9 ग्रहों के स्वामी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुंडली में तो हाउसेस फिक्स होते हैं, राशियां लगन के हिसाब से बदलती है। और जो प्लैनेट्स लिखे, प्लैनेट्स के नाम राहु, केतु, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे ग्रह हैं। ये ग्रह घूमते रहते हैं, और आपके बर्थ के समय वो किस राशि में थे, किस नक्षत्र में थे, वो यहाँ पे बैठ जाए। जैसे ये जिसका भी बर्थ चार्ट होगा, आई डोंट नो किसका है, तो इसमें जब इसका जन्म हुआ तो मंगल वृषभ राशि में थे। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि होती, तो मंगल और केतु ये 2 ग्रह वृषभ राशि में थे। उस समय आपके चंद्रमा चल रहे थे मेष राशि में। 1 नंबर मेष राशि का होता है, उसमें चंद्रमा, तो ये मूवेबल है। तो ये अपने गोचर के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। अब इसके बर्थ के टाइम में तो चंद्रमा मेष राशि में है, लेकिन अगर ये व्यक्ति आज 35 ईयर्स का हो गया, तो आज चंद्रमा कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम गोचर को समझ सकते हैं। गोचर तो खैर बाद का टॉपिक है, लेकिन प्लैनेट्स मूविंग करते रहते हैं और आपकी राशियां वही रहती है, तो वो रिजल्ट देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके शनि और गुरु, कि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, और गुरु एक राशि में 1 साल मैक्सिमम पीरियड। चंद्रमा फटाफट राशि बदल लेते हैं 2 दिन में। सूर्य, शुक्र
मंगल बुध ये एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में राशि बदलते हैं, ये लंबे समय तक एक घर में नहीं रहते, इसीलिए शनि और गुरु के गोचर को इतना इंपॉर्टेंस दिया। जैसे सेवेंथ हाउस हमारे मैरिज का हाउस होता है, जब शनि और गुरु यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे तो वो उस हाउस को एक्टिवेट कर, वो ट्रांजिट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कैसे हो। कुंडली के रिजल्ट कैसे मिलते हैं, राशि से जो अलग अलग भाव है वो अलग अलग लाइफ के डोमेन्स को बताते हैं। पहला भाव हमारी पर्सनालिटी, सेकेंड हाउस हमारी फैमिली के बारे में बताता है, हमारी सेविंग्स के बारे में बताता है, थर्ड हाउस है हमारे एफर्ट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारा कम्युनिकेशन, फोर्थ हाउस होता है हमारा भूमि भवन वाहन का सुख, माँ का सुख, मन का सुख, फिफ्थ हाउस होता है आपकी संतान का, आपके एजुकेशन का, सिक्स्थ हाउस होता है आपके रोग ऋण रिपु का, बीमारियां शत्रु और जो भी लिटिगेशन वगैरह, सेवेंथ हाउस होता है आपके मैरिज का, बिजनेस का, एट्थ हाउस होता है आपके ट्रबल्स स्ट्रगल्स ऑब्स्टेकल्स और डेथ का, नाइन्थ हाउस होता है आपके रिलीजन का, आपके फादर का, आपके लक का, टेंथ हाउस होता है आपके कर्म स्थान, आप कैसा काम करेंगे, क्या स्टेटस होगा सोसाइटी में आपका वो, इलेवेंथ हाउस होता है आपके फुलफिलमेंट का, विश फुलफिलमेंट मतलब इच्छा पूर्ति का, और ट्वेल्थ हाउस होता है आपके लॉसेस का, एक्सपेंसेस का, मोक्ष का और इस दुनिया से एग्जिट का। ठीक, तो ये मेन मोटा मोटी मैंने बताया, अदरवाइज हर हाउस में बहुत से सिग्निफिकेंसेस हैं, देयर हंड्रेड्स ऑफ सिग्निफिकेंसेस इन एवरी हाउस। उसको समझने की एक टेक्निक है, वो भी मैं क्लास में बताऊंगी कैसे समझेंगे हाउसेस। लेकिन जो इस कोर्स में हम बात करेंगे वो बात करेंगे हाउस के नंबर्स पे। जैसे आपके जो मेलेफिक हाउस होते हैं जो प्रॉब्लम्स देते हैं, जैसे सबसे पहले हमने देखा छठा घर जहाँ से रोग रिपु और ऋण आते, एनिमीज डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स, और एट्थ हाउस होता है आपके ऑब्स्टेकल्स का, और ट्वेल्थ हाउस होता है आपके लॉसेस। तो जो 6, 8, 12 हाउसेस बहुत मेलेफिक हाउसेस होते हैं। जब कोई प्लेनेट फर्स्ट हाउस के रिजल्ट दे रहा है, साथ में 6, 8, 12 के भी रिजल्ट दे रहा है, तो फिर वो खराब करता है। लेकिन जो त्रिकोण हाउसेस होते हैं, ये फर्स्ट हाउस हुआ, ये फिफ्थ हाउस हुआ और ये नाइन्थ हाउस हुआ, ये तीन सपोर्टिव हाउसेस होते हैं। जब ये दशा में एक साथ आते हैं तो ये लग्न को सपोर्ट करते हैं। तो इसी टेक्निक को नाड़ी नक्षत्र में हमें समझना है। तो हाउस के नंबर्स को समझना है कि फर्स्ट हाउस बोलने से फट से क्लिक करेगा आपकी पर्सनालिटी, सेवंथ हाउस बोलने से आपको स्पीड से क्लिक करना चाहिए, ये मैरिज लाइफ के लिए देखते हैं। ठीक, सिक्स हाउस देखने से आपके जॉब और सर्विस के लिए देखते हैं, आपके लिटिगेशन के लिए देखते हैं। तो हाउस के नंबर्स पे हम फोकस करेंगे इस पे, और आपको राशियों के लॉर्ड्स याद रखें। तो ये तरीका है आपके प्रेडिक्शन का कि आपको राशि, हाउसेज और प्लैनेट्स, तीन पैरामीटर्स मिलते हैं प्रेडिक्शन के, तो वो पैरामीटर्स लगा के हम इवेंट प्रेडिक्ट करते हैं। कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में अपने रिजल्ट देता है। ठीक, दशा क्या होती है, दशा होती है जब आपका जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जब आपका जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में प्रेजेंट होता है, वो नक्षत्र का जो स्वामी होता है, एवरीवन नो 27 नक्षत्र होते हैं, तीन तीन नक्षत्रों के एक एक प्लेनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लॉर्डशिप। तो 27 नक्षत्र के 9 प्लेनेट्स है ना, 3 9 से 27, तो पूरे 9 प्लेनेट 27 नक्षत्र के लॉर्ड बनते हैं। तो चंद्रमा जैसे सपोज चित्रा नक्षत्र में है आपके जन्म के समय, तो चित्रा नक्षत्र के लॉर्ड कौन हुए, मार्स। तो मार्स की दशा से आपका जन्म होगा, मार्स की दशा में आपका बर्थ हुआ है, फिर वो दशा का सीक्वेंस वहां से स्टार्ट होता है। तो यही दशा सीक्वेंस में आपको जब प्लेनेट अपनी दशाओं में आते हैं तो रिजल्ट देते हैं। दिस इज द टेक्निक दशा की। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि दशा अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है, 4 घंटे का लेक्चर, लेकिन अभी जस्ट इसे ऐसे ही समझ ले कि अब चंद्रमा मार्स के नक्षत्र में है, फिर वो आगे जाएगा तो राहु के नक्षत्र में आएगा, तो राहु की दशा शुरू होगी, फिर वो ट्रेवल करके गुरु के नक्षत्र में जाते हैं तो गुरु की दशा लगती है, फिर वो ट्रेवल करके शनि के नक्षत्र में जाते हैं तो शनि की दशा लगती है। ऐसा एक फिक्स सीक्वेंस होता है दशा का, वो आपको ऐप में दिख जाता है। तो ग्रह हो गए, हाउसेज हो गए, राशि हो गए, नक्षत्र हो गए, दशा हो गई। राइट, नेक्स्ट। ये राशियों की लॉर्डशिप है, मार्स फर्स्ट और एट्थ हाउस का राशियों की लॉर्डशिप। ये तो बहुत बेसिक है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये बहुत लोगों को पता भी होगा, लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं।
समटाइम्स देयर आर प्रॉमिस, जैसा मैंने इनिशियली भी बताया कि कॉन्ट्रेडिक्टरी इवेंट्स होते हैं, जैसे मैरिज और डिवोर्स हुआ, जैसे राइज एंड फॉल इन करियर, है ना, कभी बहुत हाइट पे जाते हैं, कभी एकदम से डाउनफॉल आता है बिजनेस में, करियर में, किसी भी चीज में। एजुकेशन, गुड एजुकेशन होती है लेकिन करियर अच्छा नहीं होता, कई लोग बहुत पढ़ लिख के भी बेरोजगार रह जाते हैं, कई लोग बिना पढ़े लिखे भी बहुत पैसा कमा लेते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस, बोलना नहीं चाहिए बट इट्स लाइक दैट, राइट। कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करके भी कुछ गेन्स नहीं होते लाइफ में, मतलब हार्ड वर्क का रिजल्ट ही नहीं मिलता उनको। ऐसे बहुत सी सिचुएशंस होती हैं। तो ये सारा प्रॉमिस तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम इतना देखेंगे कि कौन सी दशा में क्या रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, अब आप किसी, आप कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा कि मैं ये प्रॉपर्टी अभी लूं कि नहीं लूं। अगर आपकी दशा लगी हुई है 6 8 12, कोई ऐसे प्लेनेट की जो 6 8 और 12th हाउस का लॉर्ड, तो 12th हाउस में क्या आपका लॉस है, तो आप उसे बोलेंगे अभी रुक जाओ, अभी 12th लॉर्ड की दशा लगी, 8वें लॉर्ड की दशा लगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपको लॉस होगा। ठीक है। अब कोई भी रिजल्ट देगा तो सिर्फ 6 8 12 की तो नहीं देगा, उसके साथ 5 का भी रिजल्ट आएगा, उसके साथ 4 का भी हो सकता है रिजल्ट आएगा, लॉर्डशिप के हिसाब से। तो इन दैट केस आपको कुछ सपोर्टिव हाउसेस भी रहेंगे। तो आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ये स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, इसके फॉर्मूलाज होते हैं, वो मैं इस टेक्निक में आपको बताऊंगी। एक एग्जांपल लेंगे अभी, वेट। सो कॉन्ट्रेडिक्टरी इवेंट्स प्रेडिक्ट करना एज पर दशा, राइट। नेक्स्ट, नाड़ी नक्षत्र टेक्निक क्या है? Sometimes planets placed is seen in one house, but actually it gives results of some another house. कभी कभी क्या होता है, जैसे हम मान के चलते 360 डिग्री का यूनिवर्स है, 30 30 डिग्रीज एक एक हाउसेस को प्रोवाइड किए गए हैं, 30 30 डिग्रीज एक एक राशियों को दिए गए हैं, लेकिन राशि और हाउसेस के साइज एक जैसे नहीं होते, थोड़े से वो चेंज होते रहते हैं। एंड इसलिए कभी कभी कोई प्लेनेट दिखता हमको 7th हाउस में लेकिन रिजल्ट देता है 6th हाउस के, कभी कोई प्लेनेट हमको दिखता है 1st हाउस में लेकिन वो पीछे गया रहता है, वक्री होता है, तो भी वो बैक हाउस के रिजल्ट देता है 12th हाउस के। तो प्लेनेट आप सिर्फ लग्न चार्ट देखकर नहीं समझ सकते कि वो एग्जैक्टली कहाँ के रिजल्ट दे रहा है, वो अपनी दशा में, आप सोचेंगे पहले घर में बैठा है लगन में प्लेनेट, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बट जब दशा लगती है तो वो लॉसेस देने लगता है, 12th हाउस की रिजल्ट देने लगता है। इसको भी हम समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। पहले तो इसको पकड़ेंगे, इसलिए नाड़ी नक्षत्र की टेक्निक निकाली गई कि एग्जैक्टली वो कहाँ का रिजल्ट दे रहा है, उसे कैसे पकड़े। अब एवरी प्लेनेट गिव्स रिजल्ट्स ऑफ ए साइन लॉर्ड एंड राशि, साइन लॉर्ड राशि का। अब देखें कि इसको कैसे समझे कि कौन सा प्लेनेट कहाँ के रिजल्ट देगा। कोई भी प्लेनेट अपने राशि लॉर्ड के रिजल्ट देता है सबसे पहले, जैसे कि आपका सूर्य बैठा है मिथुन राशि में, 3 नंबर में लिखा है सूर्य, 3 नंबर की राशि में सूर्य है सपोज, तो 3 नंबर की राशि किसकी होती है, बुध की। तो सूर्य अपनी दशा में अपने रिजल्ट्स देगा, जहां पे वो बैठा है 3 नंबर की राशि, उसकी लॉर्डशिप कौन सी है, उसकी लॉर्डशिप है, वो सिंह राशि का स्वामी है, तो जिस हाउस में सिंह राशि पड़ रही है उसके रिजल्ट देगा। और बुध बैठे, बुध है उसके स्वामी मिथुन राशि के, उनके रिजल्ट देगा बुध जहां भी बैठे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आप लोगों को इस तरह से। और फिर प्लेनेट किसके रिजल्ट देगा, जिसका वो नक्षत्र लॉर्ड है, ठीक है, और फिर जिसका वो उप नक्षत्र लॉर्ड है, जिसे कहते हैं सब लॉर्ड। ठीक है, तो राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। जैसा मैंने इनिशियली बताया कि आप दिल्ली पहुंच गए वो राशि हो गई, आप चांदनी चौक पहुंच गए वो नक्षत्र हो गया, अब आप चांदनी चौक में उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में पहुंच गए तो वो सब लॉर्ड हो गया, अब आप एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच गए अपने। इस तरह से आप डीपली देख सकते हैं कि प्लेनेट कहाँ के रिजल्ट देने वाले। यही है नाड़ी नक्षत्र की टेक्निक। एक एग्जांपल लेती हूँ फिर बताती हूँ। सपोज ये आपका कुंडली बनाती हूँ, स्क्रीन दिख रही सबको, विजिबल है, मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, राइट।
ओके, दिस इज योर हॉरोस्कोप। सपोज ये है कुंडली आपके, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे सपोज 10 नंबर, तो यहाँ पे आ गया आपका 11 नंबर, यहाँ पे आ गया आपका 12 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4, 5, ऐसे दिखते हैं ना। किसी किसकी होगी मकर लग्न की कुंडली, 10 नंबर मीन्स मकर राशि, तो ये बन गई मकर लग्न की कुंडली। ओके, 9, ठीक, वापस से 10। अब इसमें पोजीशंस बताएं, जैसे कोई बोलो कुछ प्लैनेट्स में अपने हिसाब से लिखती हूँ। सपोज यहाँ पे मून है, सपोज यहाँ पे आपका मार्स हो गया, सपोज जैसा मैंने बोला यहाँ पे राहु आ गया, यहाँ पे आ गया आपका सपोज सन, और सपोज जुपिटर आ गया यहाँ, और शनि आ गया यहाँ सपोज। ठीक है, राहु यहाँ है तो मून के साथ यहाँ पे केतु आ जाए, राइट। अब प्लेनेट किसके किसके रिजल्ट देंगे, जैसे मैंने बोला साइन लॉर्ड के रिजल्ट। सूर्य क्या है आपके 9th हाउस में बैठे, तो सन किसके किसके रिजल्ट देंगे आपको अपनी दशा में, सन देंगे आपको 9th हाउस के रिजल्ट, टू राइट 9 हियर। देन उनकी लॉर्डशिप कहाँ की है, सिंह राशि के स्वामी होते हैं, 8th लॉर्ड हुए तो 8th हाउस का रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब वो किसकी राशि में बैठे हैं, 6 नंबर की राशि। 6 नंबर की राशि किसकी होती है, बुध की। बुध कहाँ बैठे हैं, बुध बैठे हैं आपके, बुध को नहीं लिखा मैंने, बुध भी यहीं कहीं होंगे, आसपास ही होते हैं सन के। यहाँ पे लिखो मरकरी, ठीक है। बुध यहाँ पे हुए तो आपको ये देंगे बुध की राशियों के रिजल्ट, अपनी राशि लॉर्ड के, अपनी प्लेसमेंट के रिजल्ट देते हैं, अपनी लॉर्डशिप के रिजल्ट देते हैं, फिर राशि लॉर्ड के रिजल्ट देते हैं। राशि लॉर्ड आपका बुध हुआ तो बुध का तो 3, नहीं कौन से हाउस का लॉर्ड है बुध, कन्या राशि और मिथुन राशि के लॉर्ड होते हैं, तो कन्या राशि यहाँ पे और मिथुन राशि कहाँ पे आपके 6th हाउस की, तो बुध देंगे 6th हाउस के रिजल्ट, 9th हाउस के रिजल्ट, और बुध बैठेगा 10th हाउस में बैठे, ये 10th हाउस यहाँ। ठीक है, होप इतना क्लियर हो रहा होगा सबको। ठीक, इसके बाद अभी इसमें मेरे पास नक्षत्र का डिटेल नहीं, अब हम देखेंगे सूर्य किसके नक्षत्र में है। 6 नंबर में जो जो नक्षत्र आते हैं, 2-3 आप विजुअलाइज कर लीजिए। 6 नंबर में शायद चित्रा नक्षत्र भी आता है, तो सपोज बुध सूर्य जो है चित्रा नक्षत्र में, तो चित्रा नक्षत्र किसका होता है, मार्स का, तो मार्स की लॉर्डशिप का भी रिजल्ट, तो मार्स कहाँ बैठे 7th हाउस के, और मैं ये सिर्फ सपोज कर रही हूँ, दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल चार्ट। मार्स बैठे हैं 7th हाउस में, मार्स की लॉर्डशिप किसकी किसकी है, मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी है। 1 नंबर और 8 नंबर जहां लिखा है उसके स्वामी है। 1 नंबर कहाँ लिखा है 4th हाउस में, 8 नंबर कहाँ लिखा है 11th हाउस। सिंपल, तो ये चीज आ गई आपको। अब जो सूर्य है वो अपनी दशा में, अपनी जब उनकी दशा आएगी तो वो कहाँ कहाँ के रिजल्ट देंगे, वो देंगे आपको इन सारे हाउसेस। अब आप इसमें इसको भूल जाइए, आपके किसको, ये बुध है ये मंगल है, इसको भूल जाओ। ये बन गई सूर्य की लॉबी, इसको कहते हैं लॉबी। पूरे आपको मिल जाएंगे 9th हाउस के रिजल्ट, 8th हाउस के रिजल्ट, 6th हाउस के, 10th हाउस के, 7th हाउस के और 4th हाउस। अब आप इन हाउसेस के सिग्निफिकेंसेस को इसमें ऐड कर लीजिए। जैसे 9th हाउस मतलब आपको लक का साथ मिलेगा, 8th हाउस मतलब प्रॉब्लम्स भी आएंगे लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, 6th हाउस मतलब कुछ बीमारी आ सकती है, कोर्ट केस हो सकता है, 10th हाउस मतलब स्टेटस में भी राइज मिलेगा, 7th हाउस मतलब आपको या तो बिजनेस ग्रोथ होगा या तो शादी होगी, 4th हाउस है मतलब आप मकान या वाहन खरीदेंगे। ठीक, तो ये सारे हाउसेस की रिजल्ट देंगे। होता है ना हमारी लाइफ में, कभी कभी हमारी इधर जॉब में प्रमोशन हो रही है, इधर माँ की तबीयत खराब हो गई, तो इधर खुशियां भी है इधर दुख भी है। इधर आपके आप अपने करियर में, बच्चा अपने करियर में ग्रो कर रहा है और आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स पड़ी हुई, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। तो ऐसे मल्टीपल इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, इसको हम समझेंगे आ, इस लॉबी से, प्लैनेट्स की लॉबी से। ये मैं अब आपको एक चार्ट में शेयर करके मैरिज के लिए कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी, नाड़ी नक्षत्र से मैरिज का इवेंट होगा कि नहीं होगा दशा में।
इतना क्लियर है सबको कि ये लॉ भी हमने कैसे निकाली? ये मैंने बहुत रॉ निकाला, साइन लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड एज्यूम करके। अब एग्जैक्टली हम इसको ऐप से देखेंगे। रुकिए मैं बताती हूँ आपको। टू क्लियर दिस स्लाइड। ओके, ये मैंने लिया एग्जांपल मैरिज का, प्रेडिक्टिंग द मैरिज ऑफ इवेंट। अब कोई इवेंट के लिए कोई भी रिजल्ट लाइफ में, कोई भी इवेंट आपका एक ग्रह या एक हाउस नहीं देता है। एवरीवन नोज कि मैरिज के लिए हम सेवेंथ हाउस को देखते हैं, लेकिन सिर्फ सेवेंथ हाउस से मैरिज नहीं हो, उसके लिए सपोर्टिंग हाउसेस भी चाहिए, सपोर्टिंग प्लैनेट्स भी चाहिए। जैसे कि मैरिज का सिग्निफिकेटर होता है, कारक ग्रह होता है शुक्र। ठीक है, हर किसी के लिए शुक्र शादी देगा, हर किसी के लिए शुक्र शादी का कारक। लेकिन हर किसी के कुंडली के हिसाब से सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कोई और बनेगा। ठीक है, अभी जो मैंने कुंडली बनाई थी उसमें सेवेंथ हाउस में 4 नंबर की राशि आ रही। 4 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन हुआ? चंद्रमा, कर्क राशि का लॉर्ड। तो सेवेंथ लॉर्ड हुआ चंद्रमा। किसी की कुंडली में 5 नंबर की राशि आएगी तो सेवेंथ लॉर्ड होगा सूर्य। किसी की कुंडली में सेवेंथ हाउस में आपके 8 नंबर की राशि आएगी तो सेवेंथ लॉर्ड हुआ मंगल, 8 नंबर की राशि का स्वामी। इस तरह से शुक्र, सेवेंथ लॉर्ड और ऐसे सपोर्टिंग हाउसेस मिलके रिजल्ट देंगे। हाउसेस में सिर्फ सेवेंथ हाउस नहीं देखेंगे, शादी के लिए देखते हैं सपोर्टिंग हाउसेस जो होते हैं। सेवेंथ हाउस तो प्राइम हाउस है, उसको सपोर्ट करने के लिए सेकंड और 11th हाउस भी आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस होता है आपका हाउस ऑफ फैमिली। हाउस ऑफ फैमिली, फैमिली में एक मेंबर ऐड होगा या आप किसी नई फैमिली में ऐड होंगे, है ना। अगर आप फीमेल है तो आप ससुराल जाएंगे, आपकी फैमिली चेंज होगी। और अगर आप मेल है तो आपके घर में और मेंबर ऐड हो रहा है, वाइफ आ रही है, तो फैमिली वाला हाउस एक्टिवेट हो रहा है, राइट। और 11th हाउस होता है आपके विश फुलफिलमेंट का हाउस। तो आपकी शादी की जो विश है वो फुलफिल हो रही है, डिजायर्स वहां पे फुलफिल होती है 11th हाउस में। इसलिए जब मैरिज होनी है तो 2 7 11 एक्टिवेट होना चाहिए। सेकेंड हाउस ऑफ फैमिली, सेवेंथ हाउस ऑफ मैरिज एंड 11th हाउस ऑफ विश फुलफिल। ठीक है, तो मैरिज का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, फॉर्मूला हम बनाएंगे तो मैं स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ, शायद किसी को दिख नहीं रहा तो। ही और शी इज डूडलिंग आई थिंक। जैसे मैरिज के लिए क्या कॉम्बिनेशन देखा हमने, विच हाउसेज आर इंपॉर्टेंट, 2 7 11, राइट। अब जो आपकी कुंडली है वो क्या कहती है, नाड़ी नक्षत्र का रूल कहता है कि जो हाउस सेकंड हाउस होता है वो हमेशा सपोर्टिव हाउस होता है, और जो 12th हाउस होता है वो लॉसेस का हाउस होता है, जैसे मैंने बताया। तो ये सिर्फ लग्न के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये किसी भी हाउस के लिए एप्लीकेबल। एक चार्ट लगा के बताती हूँ तो आई थिंक बेटर एक्सप्लेन होगा। स्टॉप शेयर, जस्ट गिव मी वन, मैं ऐप ऑन करती हूँ। ये
स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? कुंडली वाली स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, ओके फाइन। सो देखिए, ये एक चार्ट होता है राशि चार्ट। जब भी आप खोलेंगे एक राशि चार्ट आएगा, एक आता है केपी चार्ट। तो केपी चार्ट एग्जैक्टली बताता है कौन से प्लेनेट कौन से नक्षत्र में कौन सी नाड़ी में। जिनको केपी का आइडिया होगा दे माइट बी नोइंग कि वो क्या है एग्जैक्ट। तो अब आप इस कुंडली में देखिए कि जैसे कोई प्लेनेट एग्जैक्टली कहीं है लेकिन रिजल्ट कहीं और के दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल केतु को देखिए, सीधे केतु ऑब्जर्व करें आप लोग। केतु लग्न चार्ट में 7th हाउस में, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट दे रहा है 6th हाउस पे। यहाँ पे 6th हाउस में चला गया, देखिए वो डिग्री की वजह से होता है, वो ऐप कैलकुलेट करके निकाल लेता है, उसमें आपको दिमाग लगाने की नीड नहीं। ये एग्जैक्टली 6th हाउस के रिजल्ट दे रहा है। अब क्या होगा, इसके हम जो चार्ट में बता रही थी लॉबी, प्लेनेट की लॉबी निकालना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, ये स्क्रीन मेरी बड़ी नहीं होगी तो आप लोग को इतने में एडजस्ट करना होगा। ठीक है, ये ऐप की स्क्रीन इतनी बड़ी रहती है तो प्लीज थोड़ा जूम कर लीजिएगा। अब देखना है हमको प्लेनेट्स की लॉबी कैसे होता है। लॉबी कैसे समझेंगे इसको, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था। पहले तो देखिए, अभी कोई क्लाइंट आपसे पूछने आया कि सपोज 22 25 30 साल का लड़का है लड़की है या पेरेंट है, उसके बच्चे 22 साल के, पूछ रहे हैं हमारे बच्चे की अभी इस एज में शादी होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। अभी जो दशा चल रही है उसके हिसाब से। तो क्या देखना है आपको, ये देखना है कि महादशा लॉर्ड कौन है, अंतरदशा लॉर्ड कौन है और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड कौन है। मतलब किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है और किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दशा कैसे स्टार्ट होती है, चंद्र नक्षत्र से। 9 ग्रह है, उनका एक परमानेंट सीक्वेंस होता है। तो जिस दशा से स्टार्ट हुई उसी सीक्वेंस में चलता है। और एक प्लेनेट की महादशा में पूरे 9 ग्रहों की अंतरदशा आती है, और हर प्लेनेट की अंतरदशा में फिर से 9 प्लेनेट की प्रत्यंतर दशा आती है। ये सिस्टम होता है दशा। और सीक्वेंस वही फिक्स रहता है। सीक्वेंस क्या रहता है, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु बुध शनि, ये फिक्स सीक्वेंस रहता है। अब जैसे मंगल की महादशा आई, तो मंगल की महादशा में सबसे पहले मंगल का ही प्रत्यंतर आएगा, फिर वो सीक्वेंस कंटिन्यू होगा। मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र, फिर मंगल आया तो अब अंतरदशा चेंज हो जाएगी। इस तरह से आपको ऐप में ही मिल जाएगा, सीखने की कोई ज्यादा वो नहीं है, मैं और अच्छे से बता दूंगी बाद में। लेकिन अभी आप देखें कि महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है। सपोज अभी इसमें सब मरकरी 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 चल रहा है ना, तो लेट मी चेंज समथिंग, कुछ दूसरी दशा लेती हूँ मैं इनकी। सैटर्न राहु एंड वीनस, ठीक है। ये एक चार्ट मैंने किया था, इनकी जनवरी में शादी हुई है तो उसी दशा को मैं पकड़ती हूँ, जनवरी 22। तो जनवरी 2022 में किसकी दशा रही होगी, 2006 से 25 तक सैटर्न की दशा है। तो 22 में मतलब सैटर्न की महादशा लगी। फिर अंतरदशा देखेंगे तो किसकी लगेगी, अंतरदशा लगेगी आपकी राहु की 22 के पहले पहले। अब चूंकि ये दिसंबर 19 से नवंबर 22 तक है राहु की दशा, इस बीच जनवरी 22 में किसकी अंतरदशा होगी, सी 18 अक्टूबर 21 के बाद शुक्र की अंतरदशा लग गई और शुक्र की अंतरदशा 22 में हो। क्लियर। तो इस बीच ये वाली जो डेट है केतु से वीनस के बीच में आपके आएगा जनवरी 22। मीन्स जनवरी 22 में इनकी शादी हुई, उस समय इनकी शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही। ठीक, इनके कोऑर्डिनेट्स, इनकी लॉबी कैसे निकालें। तो अब हमको जो नाड़ी नक्षत्र की टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग पहले शनि की लॉबी निकालेंगे, फिर राहु की लॉबी निकालेंगे और फिर शुक्र की लॉबी निकालेंगे। बाकी कोई प्लेनेट से हमें कोई मतलब। ठीक है, जब क्लाइंट हमारे पास कोई पूछने आएगा, क्योंकि ये दशा बेस्ड है सब कुछ, तो 3 ही प्लैनेट्स को हम पकड़ेंगे, महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतदशा। इसको बोलते हैं दशा भुक्ति और अंतरा। तो डीबीए पकड़ेंगे हम, डीबीए जो लिखा है ना, तो डीबीए किसकी चल रही है वो पकड़ेंगे, और उन्हीं प्लैनेट से हमें मतलब है, बाकी किसी प्लैनेट से हमें कोई मतलब। इस कोर्स में हम यही चीज सीखेंगे कि दशा एग्जैक्टली कैसे होने पाए।
अब जैसे शनि की दशा लगी तो देखते हैं शनि कौन कौन सी हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है। शनि का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐप में अपने आप आ जाता है, लेकिन मैं बताऊंगी कैसे कैसे देता है रिजल्ट। उसके लिए हम चलते हैं पीछे कुंडली में। ठीक है, देखिए शनि कहाँ बैठा है आपका, 5th हाउस। शनि कहाँ पे, 5th हाउस में। ये शनि 5th हाउस में। और शनि कौन कौन सी राशियों के स्वामी होते हैं, आपके 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के। तो मकर राशि 4th हाउस में पड़ी और 5th हाउस में आपके कुंभ राशि पड़ी। तो शनि कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट देंगे आपको, अपनी लॉर्डशिप के और अपनी प्लेसमेंट के। उनकी प्लेसमेंट 5th हाउस में, लॉर्डशिप 4th हाउस की और 5th हाउस की। तो शनि देंगे आपको 4th और 5th हाउस का रिजल्ट, पहली बात। अब शनि किसके नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है, तो नक्षत्र में देखेंगे हम। यहाँ पे दिखेगा आपको प्लैनेट्स में शनि किसके नक्षत्र में बैठे हैं, आपके गुरु के नक्षत्र में। ठीक है, स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड बोलेंगे, उनके नक्षत्र लॉर्ड कौन है, गुरु। तो गुरु कहाँ पे अभी, गुरु बैठ गए आपके 2nd हाउस। और कहाँ बैठ गए गुरु, गुरु बैठ गए आपके, गुरु की लॉर्डशिप कौन कौन से हाउसेस की होती है, 9th हाउस और 12th हाउस के स्वामी है गुरु, है ना। तो 9th नंबर की राशि कहाँ लिखी है इनकी, 3rd हाउस में। और 12th नंबर की राशि 6th हाउस में। और गुरु बैठे हैं आपके 2nd हाउस। तो गुरु ने किसका किसका रिजल्ट दिया, शनि ने अपने हाउसेज और अपनी लॉर्डशिप का, फिर उनके नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट। तो उनके नक्षत्र लॉर्ड कौन है, गुरु है। तो गुरु का 2nd हाउस, 3rd हाउस एंड 6th हाउस। ठीक, इसके बाद उनका सब लॉर्ड देखते हैं। तो ये सब लॉर्ड भी देखने के लिए यहाँ पे आता है सब लॉर्ड का आपका ऑप्शन। यहाँ पे देखिए सब लॉर्ड का ऑप्शन। तो शनि के सब लॉर्ड कौन हुए, सी दिस, ये वाला कॉलम दिख रहा है आप लोगों को, आर यू एबल टू सी दिस कॉलम, ये देखिए ये वाला कॉलम। ठीक, ये साइन लॉर्ड का है, ये आपके स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड का है, और ये कॉलम जो सब लॉर्ड का। ठीक, तो इसमें शनि को हम पकड़ेंगे। तो शनि किसकी किसकी रिजल्ट दे रहे हैं आपको, देखिए इसके शनि अपने साइन लॉर्ड अपनी खुद की राशि में बैठे, इसलिए अपना खुद का रिजल्ट देंगे। फिर जुपिटर के नक्षत्र में बैठे तो जुपिटर का रिजल्ट देंगे। और इनके सब लॉर्ड कौन है, वीनस, तो वीनस का रिजल्ट देंगे। अब वीनस को समझे कहाँ कहाँ पे वीनस चार्ट में, वीनस कहाँ बैठे हैं आपके 6th हाउस में। तो 6th हाउस का रिजल्ट देंगे शनि, ये 6th हाउस का रिजल्ट देंगे। और वीनस की लॉर्डशिप कहाँ कहाँ की आपके, लिब्रा का स्वामी है, लग्न लॉर्ड है, और 2nd नंबर की राशि होती है वीनस की 8th हाउस। अब इन ऑल, अब इसे समझ ले तो शनि किसका किसका रिजल्ट आपको देने वाले हैं अपनी दशा में। शनि देंगे पहले तो 4 और 5 का, फिर चूंकि गुरु के नक्षत्र में है तो देंगे आपको 2nd, 3rd एंड 6th का। उसके बाद शुक्र के नक्षत्र, शुक्र इनका सब लॉर्ड है, तो आपको देंगे वो 1st हाउस के रिजल्ट, 4th हाउस के रिजल्ट एंड 8th हाउस। ठीक, तो ये जो पूरी बन गई, ये आपको शनि की महादशा के रिजल्ट मिले। ये शनि की महादशा में रिजल्ट आपको मिलेंगे। कौन कौन से हाउसेस के, 4, 5, 2, 3, 6, 1, 4, 8। ठीक, अब इसमें आप देखिए कहीं से 7th हाउस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, शनि की दशा में शादी होगी। फॉर्मूला क्या बताया था ना मैरिज का, मैरिज के लिए 2, 7, 11, 2, 7, 11। कौन कौन से हाउसेस होते हैं मैरिज के, 2nd, 7, और नहीं सॉरी 2nd ये रॉन्ग हो गया, ये 2nd हाउस, 7th हाउस एंड 11। ठीक, अब इसमें सिर्फ 2nd हमको मिल रहा है, 11th और 7th नहीं मिल रहा। तो हम कहेंगे शनि की दशा में शादी होनी थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन शादी इनकी शनि की दशा में ही हुई, तो कैसे, अब इनकी भुक्ति, भुक्ति मतलब अंतरदशा, अंतरदशा कैसी आएगी,
वो देखेंगे। अंतरदशा देखने के लिए आप पकड़ेंगे, इसी तरह से आप अंतरदशा लॉर्ड की लॉ भी निकालें। ये शनि की लॉ भी हो गई, अंतरदशा लॉर्ड की लॉ भी निकालें। ये भी देखें, अंतरदशा किसकी चल रही है आपकी, अंतरदशा चल रही है आपकी, इसको देखा था हमने, राहु की। ठीक है, तो राहु है, राहु राहु के ही नक्षत्र में है और शनि उनका सब लॉर्ड है। इनकी लॉ भी यहीं से बन जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये इरेज करके बताती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ये आप लोगों ने लिखा क्या, शनि की जो लॉ भी मैंने बताई, क्योंकि मैंने इरेज कर दिया, मैं फिर पूछूंगी, लिख के रखिए। ओके, कौन कौन से हाउसेस निकाले थे हमने शनि के। महादशा निकली थी अपनी डी, डी मतलब दशा। ठीक है, दशा किसकी थी, सैटर्न की। क्या कौन कौन से हाउसेस निकले थे, 4, 5, देन 2, 3, 6, देन 1, 6, 8, यही निकला था शनि का। राइट, अब अंतरदशा किसकी, राहु की। राहु को देखेंगे, आपके जो केपी चार्ट निकाला था मैंने बाजू में, भाव चलित चार्ट में, इनके ऐसे लग्न में राहु है, लेकिन भाव चलित में वो चले गए 12वें घर में। ठीक है, तो राहु अपनी प्लेसमेंट का रिजल्ट देंगे। तो भुक्ति किसकी लगी, अंतरदशा राहु की। ठीक, राहु किसके रिजल्ट देंगे, 12th हाउस के। और चूंकि राहु केतु की अपनी लॉर्डशिप नहीं होती है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स अलग तरीके से निकाले जाते जिनकी राशि में वो। ठीक है, तो राहु की लॉर्डशिप क्या क्या निकलेगी यहाँ पे, इसमें अंतरदशा भी राहु की है। देखिए ये वाला हिस्सा देखेंगे आप लोग, दिस ये वाला। ठीक है, राहु अपनी राशि में, अपनी नक्षत्र में, और सैटर्न, तो सैटर्न का फिर से ये वाली चीज आ जाएगी, ये सैटर्न का कोऑर्डिनेट्स है ना, तो यहाँ पे फिर से सैटर्न का आप लिख लेंगे। तो सैटर्न का आ रहा है 4, 5। अब राहु किसकी राशि में, गुरु की राशि में, तो गुरु के रिजल्ट देगा, तो गुरु के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लेंगे यहाँ पे। गुरु के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, यहाँ पे जुपिटर के आपके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये वाला हिस्सा, दिस वन। ठीक है, 2, 3, 6, इस तरह से। और फिर सबलॉट देखेंगे, सबलॉट का भी लिखेंगे। इसी तरह से अंतरदशा देखेंगे, अंतरदशा में वीनस किसके किसके रिजल्ट दे रहा है आपको, अंतरदशा शुक्र की लगी हुई है, ये अंतरदशा है। अब अंतरदशा शुक्र की देखेंगे, तो शुक्र किसके किसके रिजल्ट दे रहा है आपको, अंतर लगा है आपका शुक्र का, वीनस का। ठीक, वीनस की अंतरदशा में डी भी है, अंतर नहीं मतलब अंतरा में, भुक्ति भुक्ति अंतरा, 6, 8, 1 है वीनस का। उसके बाद आएगा आपको 7, 9, 12, 7, 9, 12 बुध के नक्षत्र में है वो, और चंद्रमा के उप नक्षत्र में। तो चंद्रमा के उप नक्षत्र, चंद्रमा दे रहे 9 और 10 के रिजल्ट। इस तरह से आप 3 निकालेंगे। अब देखिए इसमें भी कहीं पे आपका 7 नंबर राहु में भी नहीं आ रहा, आपके शनि तो दे नहीं रहा शादी कि 7 नंबर नहीं है, सिर्फ 2 नंबर है। वो व्यक्ति चाह रहा है कि परिवार में कोई ऐड हो, लेकिन शादी नहीं हो रही क्योंकि 7th हाउस की रिजल्ट नहीं दे रहे शनि। हम बोलेंगे भाई किसकी दशा में शादी होगी, राहु। अब वो मेरे पास आए वीनस की दशा, केतु की दशा में, मैंने बोले अभी केतु की दशा में आपकी मैरिज नहीं हो सकती, मरकरी की दशा में नहीं हो सकती, कि मरकरी भी आपका, इसके पहले जब वो मेरे से कांटेक्ट किए थे तब मैंने देखा था कि राहु की दशा में भी शादी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें भी 2, 7, 11 नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है। तो शनि की दशा में राहु की दशा भी निकल गई। अब आई सेड जो अपकमिंग दशा थी उनकी, मैंने बोला वीनस की दशा आ रही, वीनस की दशा में शादी हो जाएगी, ऐसा मैंने उनको प्रेडिक्ट किया था, और एक्चुअली वीनस की दशा में शादी हुई। अब इसमें आपको फेवरेबल हाउसेस कौन कौन से मिल रहे हैं, फेवरेबल हाउसेस सिर्फ मिल रहा है 2 नंबर, ये मिल रहा है 2 नंबर, और यहाँ पे मिल रहा है 7 नंबर। अब देखिए 11 इसमें भी नहीं है, 11 इसमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन शादी इसलिए हो गई क्योंकि शुक्र की दशा लगी।
शुक्र आपका नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज है, मैरिज को सिग्निफाई करता है। तो इसे अगर 60% में मिल जाता है, जैसे 2 7 11 है, इसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 33% होगा। तो 2 नंबर 33% मिल गया, 7 नंबर 33% मिल गया, मीन्स 66% रिजल्ट हमको मिल रहा है, सिर्फ 11 मिसिंग है। लेकिन चूंकि वीनस है जो शादी का स्वयं कारक है, नेचुरल सिग्निफिकेटर है, इसलिए इसने मैरिज को ट्रिगर कर दिया। और जब वीनस की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा लगी तो इनकी शादी हो। ठीक है, क्लियर? ये टेक्निक है इसके रूल्स का। अब इसमें मैं जब क्लास में डिटेल में बताऊंगी तो बताऊंगी, जैसे 2 के साथ 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, इसको ब्रीफ में समझते हैं थोड़ा सा कि ये तो मैंने कुंडली से बताया वो, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर आप मैरिज को देखें तो उसका फॉर्मूला समझाती हूँ थोड़ा सा। स्क्रीन फिर से चेंज करती हूँ मैं। मैरिज का, अब मैरिज का फॉर्मूला देखेंगे हम, तो व्हाट वी विल सी। मैंने बताया मैरिज देखते हैं आपके 2 7 11 से। अब एक रूल ये कहता है कि चूंकि 12th हाउस में लॉस है हर चीज का, तो किसी भी हाउस से किसी भी आप लॉस देख सकते हैं। 7th हाउस मैरिज का है, तो मैरिज का लॉस कहाँ से देखेंगे, 7th से 12th काउंट करेंगे। 7th से 12th कैसे काउंट करेंगे आप लोग, 7 से आप हाउसेस लोगे, सपोज ये जैसे कुंडलियां, ठीक है। अब 7th हाउस कौन सा होता है आपका, ये 7th हाउस होता है, हाउस ऑफ मैरिज। यहां से हमको 12 काउंट करना है, तो 12 कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो हाउस आएगा आपका, दिस हाउस, विच वन, दिस हाउस, ये वाला। तो दिस हाउस विल बी 6th हाउस। तो जो हाउस है उसके 12th से उस चीज का, उस इवेंट का डिनायल होता है, उस इवेंट का लॉस होता है। तो नो मैरिज के कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे आपके, नो मैरिज के कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 से डिनायल करेंगे तो 2 से काउंट करोगे तो 1 नंबर आएगा, ठीक है। 6 से काउंट करोगे, 7 से काउंट करोगे तो 6 आएगा, और 11 से काउंट करोगे तो 10। तो जब आप डीबीए की लॉबी निकालोगे, दशा भुक्ति और अंतरा के 3 प्लैनेट्स की, तीनों की लॉबी निकालोगे, उसमें 2 7 11 नहीं होगा, 1 6 10 ज्यादा होगा, 1 6 10 की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो मैरिज होने में प्रॉब्लम है। और 2 7 11 की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मैरिज इजीली हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि 2 7 11 और 1 6 10 ही है, इसके साथ दूसरे हाउसेस भी कनेक्ट होंगे डीबीए में, उसको कैसे देखें। उसके लिए क्या करना है आपको, जो 5th और 9th हाउस होता है, दूसरे हाउसेस कौन से रह गए, हो सकता है इनके साथ 5 और 9 आ जाए, ठीक है। तो 5th हाउस और 9th हाउस अगर आ जाते हैं इनके साथ कोऑर्डिनेट्स में, तो दे आर सपोर्टिव हाउसेस। क्यों सपोर्टिव है, जैसा मैंने बताया, 5th हाउस में हमारे पूर्व पुण्य होते हैं, हमारे पूर्व पुण्य से हमें अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा मैरिज के इवेंट में। 2 6 11 के साथ अगर ये ट्रिगर हो गया आपका, ये आ गया, ओके, तो 5 9 आ गया। और 9th हाउस भाग्य का होता है, तो भाग्य का साथ मिल जाए, ठीक। इसके साथ आ गया तो आपको मैरिज नहीं हो, 5 9 में बहुत कम चांसेस रहेंगे, बहुत बाई लक हुआ तो हुआ, नहीं तो आपको 5 9 मैरिज को सपोर्ट करेगा, इसको डिनायल को सपोर्ट करेगा, मतलब डिनायल हो जाएगा मैरिज का, ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगर इसके साथ 8 नंबर आ गया, 12 नंबर आ गया, तब क्या करेंगे। तो 8 और जो 12 नंबर रहते हैं वो मैरिज के लिए सपोर्टिव हाउसेस रहते हैं। ऐसे तो 8 और 12 बुरे हाउसेस, ठीक है,
लेकिन इसमें मैरिज को सपोर्ट करते हैं ये, और ये डिवोर्स को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैरिज के अपोजिट भी है और मैरिज को भी सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? मीन्स ये बोथ साइड जाते हैं, बोथ साइड। ठीक है, जैसे अगर कोई आपके पास आया, बोला मेरी शादी होगी क्या, या हो गई है तो मैं डिवोर्स का केस कर रहा हूँ, वो होगा क्या, दोनों ही कंडीशन में आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं। तो अगर उनकी शादी नहीं हुई है और 2 7 11 के साथ 8 12 कनेक्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई शादी तो हो जाएगी। 2 7 11 के साथ 8 और 12 भी आ रहे कोऑर्डिनेट्स, जो हमने लॉबी निकाली उसकी बात कर रही हूँ मैं। उस लॉबी में 2 7 11 के साथ साथ 8 और 12 आ रहा है, उस बंदे की शादी नहीं हुई है, तो वो आपसे पूछेगा मेरी शादी हो जाएगी क्या। तो ये जो 8 और 12 है, ये डिनायल नहीं बताता शादी। डिनायल कौन बताता है? 1 6 और 10। तो 8 और 12 अगर 2 7 11 के साथ जुड़ गए, तो वो आप उनको बोलेंगे भाई आपकी शादी तो होगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी थोड़ी सी, क्योंकि 8th हाउस प्रॉब्लम का है। ठीक है, और 12th हाउस लॉसेस का, एक्सपेंसेस का है, तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे शादी में। ऐसे तो नॉर्मल खर्च होते ही होते हैं, लेकिन 12th हाउस अगर ज्यादा आ गया 8th के साथ में, तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे। ठीक, अब अगर सिर्फ 8th हाउस है, 8th और 11th हाउस है ना, 12 नहीं आया, 8 और 11। अब 11th हाउस किसका है हमारे? 2 7 11 के साथ सपोज ये 12 नहीं आया, सिर्फ 8 आया, तो क्या होगा? 8th और 12th हाउस मैरिज को इसलिए सपोर्ट करते कि 8th हाउस में आपका इंसल्ट है ना, तो शादियों में थोड़ा मान सम्मान का झंझट होता ही होता है, प्रॉब्लम्स। और 12th हाउस होता है आपके बेड प्लेजर का, तो 2 7 11 के साथ कनेक्ट होगा तो वो बेड प्लेजर्स देगा आपको, अच्छी मैरिड लाइफ देगा। और शादी हो गई है तो, और शादी नहीं हुई है तो शादी में खर्चे ज्यादा होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। अब सपोज 12th नहीं है, 8 और 11 आया, आप उनको बोलोगे आपकी शादी होगी और आपको शादी में दहेज भी बहुत मिलेगा। ऐसा क्यों बोलोगे आप? क्योंकि यहाँ पे अब जो 8th हाउस है, वो क्या है? आपके बिना कमाया हुआ धन, अनअर्न्ड मनी। ठीक है, अनअर्न्ड मनी मतलब जो आपको अननोइंगली मिलती है अचानक से, जैसे ब्याज का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, दहेज का पैसा। तो शादी के केस में दहेज का पैसा हो गया, और 11th हाउस से गेन्स, उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो मतलब आपको शादी में दहेज मिलेगा। आप ऐसा बोलोगे अगर 2 7 8 11 आ गए कोऑर्डिनेट्स डीबीए में, तो यू विल फील लाइक 8 10 8 11। ठीक, इस तरह से। अब अगर ये 2 7 11 नहीं है, आपके सिर्फ 1 6 10 है और 8 12 है, अब क्या होगा? शादी नहीं होगी बोलोगे आप। 8 12 1 6 10 डिनाइल के साथ प्रॉब्लम्स आ गई, इंसल्ट आ गया, लॉस आ गया, तो अब आप बोल सकते कि नहीं भैया अभी तुम्हारी शादी नहीं होगी, शादी की दशा बाद में आएगी। तो ये टेक्निक होती नाड़ी नक्षत्र। ये पूरी लॉबी से हम कनेक्ट करेंगे, और लॉबी से कनेक्ट करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे। 5 और 9 हमेशा सपोर्टिव हाउसेस होते हैं। 1 6 10 मैरिज के लिए डिनाइल बताएगा, 2 7 11 मैरिज के लिए अच्छा बताएगा, प्रॉमिस। और 8 12 8 11 जो है वो आपको प्रॉब्लम्स के साथ, एक्सपेंसेस के साथ, दोनों साइड रिजल्ट दें। ठीक है, अगला आता है 3rd और 4th हाउस। ये न्यूट्रल होते हैं, ये बैठे रहते, कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करते। और कौन सा हाउस आ गया? अब जैसे कभी कभी क्या होता है, 7 हाउस नहीं भी होता है, लेकिन अगर 5th हाउस भी है, 5th और 11th भी है, तो हम कहेंगे भाई तुम्हारी लव मैरिज होगी, हो जाए। 5 में आपके अफेयर्स हैं, अफेक्शन है, और 11th हाउस आ गया साथ में, तो आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी हो जाती, भले ही 7th हाउस डीबीए में हो या ना। इस तरह से हर एक्टिविटी के, हर इवेंट के फॉर्मूला इस कोर्स में मैं आपको दूंगी। जैसे प्रॉपर्टी के लिए क्या, कौन से हाउसेस सपोर्टिव है, कौन से हाउसेस डिनायल है, कौन से हाउसेस ओके हैं, तो हर इवेंट के बारे में हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बात करेंगे। हर प्लेनेट की अपनी एक लॉबी फाइंड आउट करेंगे। इट्स वेरी इजी। अभी आपको लॉबी देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, ये नाड़ी नक्षत्र चार्ट रेडीमेड आपके एस्ट्रोसेज के ऐप में मिलता है। जब आप केपी चार्ट खोलेंगे, तो नाड़ी नक्षत्र चार्ट बना हुआ मिलता है, और उसमें से आप उस एक नाड़ी नक्षत्र के चार्ट से आप पूरे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि आने वाली दशा कैसी हो। ठीक, होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लेती हूँ, और फिर आप लोगों को
क्वेश्चंस लेती हूँ। ओके, इतने में किसी को डाउट है तो पूछ लो, 2 मिनट। यस, इट्स महाजन जी। यस मैम, बोलिए। 24 चैट्स। ओके, लेट मी टेक द कोर्स कंटेंट, देन आई विल टेक द क्वेश्चंस। कोर्स में क्या क्या रहेगा आपके? जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, वेल एंड गुड, उनका एनहेंस होगा। नहीं आती तो भी मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। पहले 4-5 क्लासेस में वी विल लर्न अबाउट राशिज, प्लैनेट्स, हाउसेस इन डिटेल, क्योंकि ये पूरा हाउस बेस्ड है, हाउस के नंबर्स हैं, तो आपको हर हाउस का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, कौन सा हाउस क्या दे रहा है। ओके, सो वी विल मूव ऑन टुवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ कुंडली, देन वी विल गो थ्रू द जर्नी ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की जर्नी में लेके चलूंगी, कैसे प्लैनेट्स काम करते हैं। देन 9 planets who delivers our destiny। हाउसेस होते हैं, वहां पे हमारी जिंदगी का भोजन बनता है, क्या हमें मिलने वाला है, हमारी थाली में क्या क्या खाना परोसा जाएगा, वो हाउस बताता है। दशा ये बताती है कि उस खाना पकने की अभी कंडीशन क्या है, खाना रेडी हुआ है कि नहीं हुआ आपके पास आने के लिए, अभी पका है कच्चा है, वो दशा बताती है। और वहां जो प्लैनेट्स हैं, है ना, वो प्लैनेट्स उस खाने को आप तक डिलीवर करते हैं। तो डिलीवरी बॉयज कौन होते हैं? जैसे आपके होटल में खाना बन रहा है, आपने ऑर्डर किया और वहां पे कोई स्विगी जोमेटो वाला बॉय नहीं है, तो आपको उस होटल से खाना पार्सल कैसे आएगा, है ना। तो प्लेनेट जब आएंगे अपनी दशा में, उस होटल के सामने पहुंचेंगे बॉयज, तब वो आपको रिजल्ट देंगे। तो डिलीवरी बॉयज होते हैं प्लेनेट्स, प्लेनेट्स जहाँ बैठे हैं, इसलिए प्लेनेट्स की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्लेस की वो रिजल्ट देते हैं। तो दीज आर प्लेसमेंट। देन वी विल टॉक अबाउट राशिज, देन वी विल टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का एस्पेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ दृष्टि डालते हैं। प्लैनेट्स की डिग्निटीज देखेंगे, कौन कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, तो रिजल्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता। देन फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स, जो आज मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना बताया, इसे और अच्छे से समझेंगे क्लास में विद एग्जाम्पल चार्ट्स, आप लोगों के लाइव चार्ट्स उठा के मैं बताऊंगी। देन वी विल फाइंड महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कैसे फाइंड आउट करते हैं। रनिंग दशा, अब आते हैं, जब ये पूरा बेसिक पढ़ लेंगे दशा कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये दशा शादी दे सकती है। फिर क्या ये दशा अब शादी दे सकती, तो स्ट्रेंथ, जैसे 6-8-12 के साथ चला गया तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, 5-9 के साथ आ गया तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो शादी और अच्छे से होगी। ये स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। देन वी विल फाइंड मैरिज के बाद चाइल्ड बर्थ का एक इवेंट उठाएंगे। देन एजुकेशन, करियर एंड प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, कौन से कोऑर्डिनेट्स एजुकेशन के होते हैं, और एजुकेशन अगर पढ़ रहे हैं तो उसी में वो करियर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। करियर में कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो वो आईएएस बनेंगे, कौन से ऑर्डिनेट्स आएंगे तो वो आईपीएस बनेंगे, कौन से कोऑर्डिनेट्स उनको लॉ की तरफ लेके जाते हैं, कौन से मेडिकल की तरफ लेके जाते हैं, ये प्रोफेशन कैसा है हम ये देखेंगे। मीन्स क्या होता है ना, कई बार बच्चे सोचते हैं 12th करने के बाद, भाई ये तो मैथ्स में भी अच्छा है, बायो में भी अच्छा है, इसे इंजीनियरिंग लेनी चाहिए कि इसे मेडिकल लेना चाहिए। तो वो दशा डिसाइड करती है कि उसको किस में जाना चाहिए, और फिर बच्चे उस स्ट्रीम में जाते हैं। कई बच्चों में बहुत हाई पोटेंशियल होता है, वो सब कुछ कर पाते हैं, बट पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, इंजीनियरिंग में भेजें कि मेडिकल में भेजें। तो वो दशा के हिसाब से वी कैन गाइड कि अभी जैसे मार्स चल रहा है तो भाई आप इंजीनियरिंग ले लो, ठीक है, आपका मून चल रहा है तो भाई आप नर्सिंग में चले जाओ। इस तरह से रिलेटेड फील्ड्स हम बता सकते हैं, प्रोफेशन। उसके बाद अगर आप कोर्ट केस में फंसे हैं तो क्या चलेगा आपका केस वगैरह। फिर आप प्रॉपर्टी लेना है कि नहीं लेना, अभी व्हीकल गाड़ी कब खरीदूंगा, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, मेरा मकान नहीं बन रहा है तो वो कब ले पाऊंगा, ये सारी चीजें इवेंट आएगी एक। मीन्स पहला इवेंट मैरिज, उसके बाद चाइल्ड बर्थ, उसके बाद एजुकेशन एंड करियर, फिर लिटिगेशन, देन वी विल मूव ऑन टू प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स, देन वी सी फॉरेन लैंड, कई लोग फॉरेन का वीजा नहीं लगता, फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन कैसे काम करेंगे वो भी इस कोर्स में मैं बताऊंगी। उसके बाद इसी टेक्निक के थ्रू, सिर्फ लॉबी के थ्रू, दशा में 3 प्लैनेट्स देखेंगे, दशा, भुक्ति और अंतरा, डीबीए, उसी से हम लोगों को गाइड करेंगे कि इस दशा में उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। नहीं तो आगे वाली दशा फेवरेबल है, आप 4 महीने बाद जा सकते हैं, ऐसा हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। देन वी विल सी हाउ लॉन्ग आई लिव, लॉन्जिटिविटी कैलकुलेट करना, डेथ कब होगी व्यक्ति की।
ऑल्दो ये सिखाना नहीं चाहिए, सीखना भी नहीं चाहिए, प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहिए, बट कुछ फॉर्मूलाज आई विल शेयर विथ यू। देन हेल्थ एंड डिजीजेस, कब हम बीमार पड़ेंगे, कब हॉस्पिटलाइज होंगे, कब हमारी गुड हेल्थ होगी, कब रिकवरी होगी, लाइक दैट। देन एक और ट्रांजिट, जो मैंने आपको बताया। अब इन दशा के बाद लास्ट में आता है ट्रांजिट, कैसे देखें, ट्रांजिट कैसे काम करते हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद बेस्ट ऑप्शन आता है व्हाट टू चूज, होरारी, है ना। जब आप कंफ्यूज होते हो, आपको दो चीजें दिख रही, ये भी लूं कि वो भी लूं, तो आपको चार्ट में सब कुछ फेवरेबल दिख रहा है, इसके लिए भी सिचुएशंस फेवरेबल दिख रही है, इसके लिए भी सिचुएशंस फेवरेबल दिख रही है। अब जैसे आपको घूमने जाना है, आप बोलोगे ईस्ट जाऊं या वेस्ट जाऊं, ट्रेवल का कॉम्बिनेशन, ट्रेवल का प्रॉमिस लगा हुआ है चार्ट में, डीबीए में 3912 है, बोल रहा है कि आप ट्रेवल करेंगे, अभी शॉर्ट ट्रेवल घूमने जाएंगे फन के लिए। लेकिन अब आप सोचिए कि मैं ईस्ट में जाऊं, दुबई जाऊं, या वेस्ट में जाऊं, कहाँ जाऊं। तो जब आप ईस्टर्न और वेस्टर्न में कंफ्यूज हो रहे हैं कहाँ जाना चाहिए, तो इस तरह के जब कंफ्यूजन आते हैं, देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स हुरारी। हुरारी मीन्स प्रश्नाचार्ट थ्रू नाड़ी नक्षत्र। ये भी मैं आपको एक टेक्निक बताऊं। इस तरह से हमारा कोर्स पूरा डिजाइन है, ऑलमोस्ट सारे क्वेरीज इसमें कवर हो जाते हैं। छोटा सा फॉर्मूला होगा हर चीज का, जैसे अभी मैरिज का फॉर्मूला बताया एग्जाम्पल में मैंने, हर इवेंट का एक फॉर्मूला होगा, कौन से हाउसेस सपोर्ट करेंगे, कौन से डिनाई करेंगे। ओके। एंड क्लासेस में आपको मिलेगा आपका जूम ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स पूरा डिटेल में मिलेगा आपको। व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा 24/7, आई विल बी देयर इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज ऑल द टाइम। मोबाइल ऐप में, डिवाइन ग्रेस के ऐप में एक्सेस होगा, क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे डेली, और सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके। नेक्स्ट, प्राची मैडम, प्लीज शेयर अबाउट द कोर्स इफ यू आर देयर। यस मैम, यस आई एम हियर। यस मैम। तो सबसे पहले तो मैम इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड प्रैक्टिकल से आज हमने समझा है नाड़ी नक्षत्र के बारे में। तो आई होप आप सभी को सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही में जो हमारा ये फुल फ्लैश कोर्स आ रहा है, इसके बारे में एक बार डिटेल्स शेयर कर देते हैं। तो दिस इज अ 21 days कोर्स और नाड़ी नक्षत्र प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये सर्टिफाइड कोर्स है, आपको सारे सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स आर आईएसओ सर्टिफाइड, आप उन्हें प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वीकेंड बैच। तो यहाँ पे जो है क्लासेस नेक्स्ट संडे यानी कि 25 मई से शुरू होंगी। आई एम सॉरी, द टाइमिंग जो है यहाँ टाइपिंग एरर है, इट इज 7 PM इंस्टेड ऑफ 9 PM, ये 7 बजे होगा शाम को। एंड यहाँ पे फीस जो है वो 5500 है। जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था, वी आर लॉन्चिंग दिस कोर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो इसलिए ये कोर्स जो है 50% कोर्स फीस पे लॉन्च हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ 11,000 आपको यहाँ पे सिर्फ 5,500 पे करने होंगे फॉर दिस कोर्स, जिसको आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे जो है सीट्स भी थोड़ी लिमिटेड रखी गई हैं, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग साथ के साथ कर लीजिएगा। 500 रुपीज पे करके आज आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट संडे से पहले यानी क्लास शुरू होने से पहले 2,000, एंड देन इन अनदर 2 मंथ, कोर्स खत्म होने से पहले 2 मंथ्स में आप 1,500 करके पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी वन शॉट में या लमसम पेमेंट में इशू हो, तो आप इंस्टॉलमेंट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करनी है? क्यूआर आप स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, तो प्लीज जो रेड कलर से नंबर मेंशन है, 8130283244, ये नंबर को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी नंबर पे पेमेंट करनी है, और फिर इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है। आज तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, तो पूरी मूवी देखनी है तो जरूर रजिस्ट्रेशन करिएगा। 500 रुपीज पे करके अपनी सीट जरूर बुक कराइए, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन फिल हो जाएंगे तो उसके बाद ये बैच जो है क्लोज हो जाएगा। क्लासेस जो है जूम पे लाइव होंगी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, क्लास के स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। कोर्स कंप्लीशन के बाद भी ग्रुप में आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, आप केस स्टडीज करते हैं, तो यू कैन आस्क योर डाउट इन द ग्रुप एज वेल। एंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके सर्टिफिकेट्स भी आपको दिए जाएंगे, एंड एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। तो बाकी किसी को कोई भी डाउट है तो मैम, आई बी मूविंग ऑन टू द डाउट। यस मैम। सो डाउट्स किसके किसके हैं? यस, रजनी जी, यू अनम्यूट योरसेल्फ।
मैम आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, मैं एक एक नाम लेती हूँ फिर। ओके मैम। हाँ। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम इसमें ये केपी केपी बेस्ड है या फिर नाड़ी बेस्ड है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब। केपी बेस्ड है सर, केपी बेस्ड। तो अगर किसी को केपी एस्ट्रोलॉजी आती है तो उसको सीखने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? उसकी टेक्निक थोड़ी अलग होती है, इसमें डीबीएस जो टेक्निक बताते हैं वो डायरेक्ट हम दशा पे जंप करते हैं, उसमें आप कैसे कस्पल सब लॉर्ड रूलिंग प्लेनेट ये सब देखते हैं ना, तो वो हम उसको स्किप करके डायरेक्टली नाड़ी नक्षत्र चार्ट जो उसमें बनता है उससे कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो देखते हैं। नीड नहीं है। मतलब ये ज्यादा हाँ, इजी है, वो ज्यादा टफ है। इजी टेक्निक है। डायरेक्टली आप दशा में कोई आपके पास क्वेश्चन यही लेके आएगा ना सर कि मेरी अब मैं शादी करूं कि नहीं करूं, प्रॉपर्टी लूं कि नहीं लूं, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे देंगे? इट्स ऑल केपी बेस्ड, बट इसका थोड़ा सा तरीका अलग है समझने, एक नया एंगल मिलेगा आपको केपी को स्टडी करने। ओके ओके, तो उसमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का भी पार्ट है बेसिकली। दिस इज ओनली नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट भृगुनंदी नाड़ी। अच्छा, ये भृगु नाड़ी का पार्ट नहीं है? नहीं सर नहीं, ये केपी बेस्ड है और वैदिक बेस्ड है। ओके, केपी एंड वेरी बेस्ड। ठीक है मैम, दैट वाज माय क्वेश्चन। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। मैम इसमें भाव चलित के आधार पर निर्णय देंगे, लग्न चार्ट के आधार पर? दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगी, दोनों से उसकी जो पोजीशन लेते हैं ना वो केपी भाव चलित से लेते हैं, और जो लॉर्डशिप और दृष्टियां लेते हैं ना वो आप इसमें से लेते हैं, लग्न चार्ट से लेते हैं। और राहु केतु के कोऑर्डिनेट्स अलग टाइप से निकलते हैं, वो कैलकुलेशन में सिखाऊंगी क्लास में। आप दोनों ही ओके चार्ट कंसीडर करना है ना मैडम, दोनों ही लेना पड़ेगा। मैम, वैसे आज तो आपने लग्न चार्ट के बेस पर ही बताया है ना? हाँ, तो राहु केतु के कोऑर्डिनेट्स को हम केपी चार्ट से लेते हैं, और जो चार्ट मैंने शेयर किया उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था पोजीशन में। जब डिफरेंसेस ज्यादा प्लैनेट्स के आते हैं तो वो बहुत चेंज हो जाता है। ओके मैम। हाँ। और किसका क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग अपने आप बोलते जाइए एक एक करके। मैम महाजन नेम से डाउट है। यस हाँ मैम, बोलिए, प्लीज। हाँ जी बोलिए। मैम, पहले तो थैंक यू, वो सेशन थैंक लगा यू के सो मच। रिवाइज हो गया, केपी किया हुआ था तो आपका हम्म। पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा। मैम ओके। एक चीज पूछनी है कि आपने 1 6 10 तो डिनाइल के हाउसेस बताए, ठीक है ना? हाँ तो हाँ जो 5 9 है वो वैसे तो सपोर्टिव है, लेकिन अगर हाँ 5 9 1 6 10 के साथ आ जाए मान लो, हाँ, फिर ये क्या काम करेगा, फिर वो मतलब कुछ हेल्प नहीं कर कर पाए, कुछ नहीं कर कुछ पाएंगे, नहीं वन कर सिक्स टेन पाएगा? कुछ नहीं कर पाए, ओके। शादी नहीं दे पाए। एक मेरा क्वेश्चन था, ऐसे ही अगर हम्म। 2 के साथ 11 ना आके 2 के साथ 12 या 2 के साथ 8 आ जाए, देन हाउ वी सी इट? 2 के साथ 8 आ जाए, फिर 5 और 7 आना जरूरी, तब शादी होगी, नहीं तो फिर वो नहीं होगी। 5 या 7 आना चाहिए। 5 के साथ अगर 8 12 आ जाते तो भाग के शादी करते हैं, लव मैरिज जो भाग के करते हैं ना, 7 हाउस में तो लीगैलिटी नहीं रहती है। ओके। राइट। हाँ, 5 के साथ 8 आ गया तो मतलब कुछ अफेयर वगैरह हुआ, और हाँ 12 है हाँ हाँ, तो क्योंकि भाग भाग गए। आपका कैसे 8 हाउस आपका ना फिजिकल हैप्पीनेस, 8 हाउस में हाँ। क्या है, सेक्स है, न्यूडिटी है, इंसल्ट है, बॉडी शेविंग है, हम्म। 8 हाउस में ये सब चीजें, तो ये लव जो है ना प्योर लव नहीं होता, ये सब फिजिकल लेवल पे लव होता है। और इसके साथ ओके 12th कनेक्ट हो जाता है तो भाग के शादी करते हैं, और फिर शादी टूट भी जाती है, अगर 1 6 10 आ गया दशा में कहीं पे तो शादी टूट भी ओके, जाती है, लेकिन ऐसा। मान लो 5 था ही नहीं, तो मान लो सिर्फ हाँ 2 12 था, बाकी इधर उधर के हाँ, थे न्यूट्रल हाउसेस। तो फिर वो 2 12 होगा तो आपके मैरिज या रिलेशनशिप से कनेक्ट नहीं हुआ, फिर वो पैसों से कनेक्ट हुआ, सेविंग्स और खर्चों से कनेक्ट। ओ ओके ओके। हाँ, दैट इज अ टेक्निक ना, हाँ। जब आप दूसरे इवेंट्स लूंगी तब आप इसको समझोगे, ओके, आज मास्टर क्लास में सारे इवेंट्स नहीं ले सकती ना। वही आप एंगल किस लगाना पड़ता है। सिग्निफिकेंस को, हाँ जी। किस और मैम सिग्निफिकेंस बस को एक किसके साथ क्वेश्चन पेयर है, करोगे? मैम बस एक क्वेश्चन है, जैसे वैदिक में हम शुभ अशुभ वगैरह भी बड़ा निकालते रहते हैं, इसमें जरूरत है सेपरेटली निकालने वही, की? वो सब नहीं है मैडम, वही तो बोल रही है, टेक्निक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, इसमें ये सब जरूरत तामझाम में नहीं है ना? पढ़ने की नीड ही नहीं हाँ, है। हाँ। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैम, मैरिज में 8 नंबर क्या दहेज के साथ मतलब ट्रबल नहीं देता है? फिजिकल हैप्पीनेस सेक्स को डिटरमिन करता है, क्योंकि 8 हाउस में अच्छा होता है तो वो ट्रबल देगा, जब दशा उसके साथ और भी मेलेफिक दशा आएगी। ट्रबल तो रहेगा मैम, जब उसके साथ 1 6 10 कनेक्ट हो जाएगा तो फिर वो डिवोर्स करवा देता है, लेकिन अगर 7 8 है तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम के साथ शादी चलती रहती ओके मैम। है। हाँ।
मैं क्वेश्चन फिर से था कि क्या इसमें कोई भी इवेंट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं? एनी इवेंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय दिस? यस सर, एनी इवेंट। जो मैंने आपको इतने सारे इवेंट्स कोर्स में बताए उतने तो मैं बताऊंगी, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट अदर इवेंट्स आल्सो। बस हाउसेस का सिग्निफिकेंसेस पता होना चाहिए आपको, लॉजिक। ओके ओके। एनी अदर? मैम इसमें बीटीआर भी बताएंगे क्या? नहीं मैडम, बीटीआर नहीं है इसमें। अच्छा इसमें अच्छा। तो इवेंट प्रेडिक्शन है ना, तो बीटीआर कैसे करेंगे? जी। जी और इसमें केपी से ही सीखेंगे मैम, बस केपी हाँ, के ही तो। ऑलमोस्ट केपी बेस्ड है, लेकिन उसको पकड़ने का एंगल तरीका अलग है। जैसे सिर्फ दशा को पकड़ के आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, वरना केपी में जी। बहुत कुछ देखते रहते हैं ना, टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लेनेट, कस्पल सब, लॉर्ड रूलिंग प्लेनेट, यस। ये वो सब प्रकार का। वो सब छोड़ के हम डायरेक्ट दशा पे जंप करते हैं और उसको कैसे प्रेडिक्ट करते अच्छा अच्छा। हैं। राइट, थैंक्स मैम। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए ठीक है मैम, फिर एंड करते हैं सेशन। मैम मेरा आई एक थिंक, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम तो ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ क्या येस और नो में ही आंसर मिलता है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे मैंने बताया ना, मैरिज के साथ अगर 8th हाउस आ गया तो आप बोलोगे भाई इस दशा में तुम्हारी शादी तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप जैसे फूफा जी का मुंह फूल गया, शादी में ट्रबल्स आ गए, इंसल्ट हो गया, किसी का 12th हाउस आ गया, इस तरह के कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, शादी स्मूथली नहीं होगी, ऐसा आप उन्हें बता सकते हो, तो दे विल बी कॉशियस। अच्छा, क्योंकि तो फिर आपने वो एजुकेशन करियर का भी मतलब ये कोर्स में जी है, तो जी मैम। वो अगर किसी को पता ना हो मतलब क्या फील्ड चूज करना है, तो हाँ वो बता सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला ना, आईपीएस करोगे, आईएएस करोगे, कौन सी दशा तो चल रही है, तो उसके आप कारकास भी बताएंगे क्या? उसके मतलब कोऑर्डिनेट्स मतलब जो दशा चल रही है उसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स एक्टिव हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसे कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, कौन सी फील्ड उसके लिए फेवरेबल होगी, उसका माइंडसेट अभी वैसा होगा। दशा के हिसाब से माइंडसेट होता है ना मैडम। दशा क्या होता है? आपका मून, आपका माइंडसेट रहता है कि भाई मैं ट्रैवल मतलब करूँ तो प्लैनेट के हिसाब से आप मतलब वो फील्ड बताएंगे और नंबर्स के हिसाब से? या प्लैनेट्स कौन कौन से हाउसेस का रिजल्ट दे रहे हैं उसके हिसाब। हाँ भाई, तो मतलब मैम कौन सा प्लैनेट क्या करियर है वो तो पता नहीं, तो वो आप हाँ बताएंगे? हाँ, वो सिग्निफिकेंस भी जोड़ेंगे। जैसे अभी हमने शादी में सिर्फ वीनस को पकड़ा, ऐसे में जैसे आप गवर्नमेंट जॉब बोलोगे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मेन इंपॉर्टेंट प्लेनेट कौन होना चाहिए? सन होना चाहिए इंपॉर्टेंट, सन, हाँ। है ना। तो वो भी हम देखेंगे कि नेचुरल कौन कौन से प्रोफेशन के लिए कौन से प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो दशा में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो आप उधर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। दैट। ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। ओके, सो शैल वी एंड द सेशन? फटाफट रजिस्टर कीजिए, और ये बहुत ही सुंदर कोर्स होने वाला है, अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है, आप हर चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें से। तो होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू एवरीबडी फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग इन। और व्हाट्सएप पे मैसेजेस तो बज ही रहे हैं, तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपनी सीट आज ही बुक करिएगा। पे 500 एंड बुक योर सीट, एंड रिमेनिंग आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो सी यू इन थैंक द यू, क्लास नेक्स्ट संडे 25 तारीख को मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।